हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रोहित और आप देख रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया। और आज मैं आ चुका हूं फिर एक नई वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो है वो भी गौरव भाई की ही है, इंजीनियर रिवेल के गौरव भाई। तो अभी एक है ना, जो एक प्रोपेगेंडिस्ट है ध्रुव राठी, तो उसकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। डिक्टेटर पर, मतलब मोदी को डिक्टेटर बोल के उसकी एक वीडियो है। तो मुझे समझ में नहीं आता, एक ऐसा पीएम जिसके ऊपर कुछ भी लोग आए जैसे गालियां बकते रहते हैं, जिसकी सरकार भी ज़्यादा राज्यों में नहीं है, 20 to 25% राज्यों में उसकी खुद की, मतलब कि खुद की सरकार है, और बाकी जो राज्य हैं आधे राज्यों में वो गठबंधन की सरकार है। तो ऐसा आदमी कैसे डिक्टेटर हो सकता है जिसको आए दिन कोई ना कोई कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी, मतलब उसका कुछ मुंह से कुछ भी निकाल देते हैं और वो कुछ करता भी नहीं है। तो मतलब ऐसा कैसा डिक्टेटर है जिसको कोई कुछ भी आके वो बोल जाता है और उसको वो बोल रहा है बहुत ही बड़ा डिक्टेटर है, वन नेशन वन पार्टी हो जाएगा, ये वोटिंग का राइट ही खत्म कर देगा। मतलब किस तरह से ये नॉर्थ कोरिया से कंपेयर करके बता रहे हैं, मतलब कैसे हो सकता है? हाँ, ये जो तू भोंक रहा है, ध्रुव राठी को बोलना चाहूंगा, ये जो तू भोंक रहा है, तेरे जैसे दो चार बहुत सारे और भी हैं, रवीश है, ये आकाश बनर्जी है। तो ये जो भोंक रहे हैं, ये भोंक कैसे पा रहे हैं? फिर गर्दन पकड़ के तुम लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए। अगर डिक्टेटर ही होता तो तुम जैसे टटमुंजियों को तो गर्दन पकड़ के जेल में डाल देंगे, जैसे इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने किया था। तो उस तरह से तुम लोगों को भी पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। काय का डिक्टेटरशिप फिर, अगर इस तरह की चीज नहीं कर पाए तो उसी पर ही है ये वीडियो। चलिए वीडियो देखते हैं। सुनने में और देखने में तो आया है कि एक नया प्रोपेगेंडा वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हुआ है और इस प्रोपेगेंडा वीडियो के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना हम भी बात करते हैं उसके ऊपर और थोड़ा बताते हैं लोगों को कि आखिर इस वीडियो के अंदर जो है वो क्यों है और जो है वो कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से एक तरफ से आलू डालने से दूसरी तरफ से सोना निकलता है, ऐसा मशीन बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार से एक और मशीन बनाया गया है जिसको कहते हैं प्रोपेगेंडा मशीन। उसमें एक तरफ से वीडियो डालो और दूसरी तरफ से प्रोपेगेंडा बाहर आता है। और इस वाली मशीन का जो इस्तेमाल है ना, वो आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हालांकि जिन महाशय के बारे में मैं बात कर रहा हूं उनका चिट्ठा पट्टा मैंने पहले ही खोला हुआ है अपने दूसरे चैनल पे, लेकिन इस बार वापस से जो एक नया प्रोपेगेंडा आया है ना, इसको बस्ट करना जरूरी हो गया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिर पॉइंट्स बताए क्या जा रहे हैं और उसकी जो रियलिटी है आखिर वो क्या है। पहला बात बोला जाता है कि हमारा जो कंट्री है वो वन पार्टी वन नेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। कितनी ज्यादा पार्टीज हैं यहाँ पे। सामने 26 पार्टी का जो विपक्ष है वो अपना कर रहा है। यहाँ पे एनडीए की अलग अपनी पार्टियां हैं। तो मतलब वन पार्टी वन नेशन कहाँ हो गया? कहाँ? मतलब कोई चीज बोलो तो लॉजिक तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो लॉजिक होना चाहिए। मतलब हवा में कुछ भी बक देना है, हाँ? आगे पीछे कुछ नहीं देखना, बस बक देना। मतलब कि हमारे देश के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी और उसके अलावा और किसी को भी कोई वोट दे ही नहीं पाएगा। इन शॉर्ट पूरे देश के अंदर तानाशाह होगा। तानाशाह मतलब समझते हो ना, किम जोंग यून का नाम तो सुना ही होगा, सेम कुछ वैसा ही। तो ये भाई साहब हमारे देश को कंपेयर कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया से, और नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, उससे कंपेयर कर रहे हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को। तो इनके हिसाब से हमारे पूरे देश से कंपेयर कर रहा है। वहां पे किम जोंग उन के बारे में थोड़ा भी, इतना सा भी वहां का लॉ को जरा सा भी तोड़ के दिखाओ, वहां हड्डियां तोड़ दी जाती है, गायब करवा दिए जाते हैं, पता तक नहीं चलता। ये चाइना में जिस तरह का ये डिक्टेटर है, तो वो तो अपने जो विपक्षी लोग होते हैं उनको गायब करवा देता है। फैमिली की फैमिली पूरी गायब हो जाती है अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है तो। और यहाँ पे मोदी को बोल रहे हैं कि डिक्टेटर है। आए दिन इस बेचारे को कितनी गालियां पड़ती है। डिक्टेटर होता ना तुम जैसो की तो अता पता नहीं दिखता तुम लोगों का। देश के अंदर मेजोरिटी में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए थी, जो कि होना चाहिए था बीजेपी। बट डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है कि बीजेपी सिर्फ अकेले अपने दम पे पावर में सिर्फ कुछ ही जगहों पे, जैसे कि छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। मतलब कि 31 में से सिर्फ 6 जगहों पे बीजेपी अकेले अपने दम पे पावर में है। ये तो करीब करीब जहां तक अपना मैं मैथ्स कैलकुलेट कर पा रहा हूँ 20% के आसपास होता है। और जिनके नाम अभी मैंने आपको बताया, इनके अलावा के जो बाकी के बड़े स्टेट है जैसे कि उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, तो वहां पे बीजेपी ने अलग अलग और पार्टियों के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई हुई है। अब अगर बीजेपी गठबंधन के साथ जो सरकार बनाई हुई है उन सबको अगर हम मिला भी दें तो भी रफली 50% के आसपास ही होता है। और कोई गवार व्यक्ति होगा जो 20% को 100% से कंपेयर करता है या फिर 50% को 100% से कंपेयर करता है और कहता है कि दोनों सेम है, 20% 100% तक पहुंच चुका है और 50% भी 100% तक पहुंच चुका है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो इसके पीछे मेनली 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि या तो वो खुद बेवकूफ है, दूसरा रीजन हो सकता है कि या तो वो जिनको बोल रहा है, जो लोग उसे देखते हैं, जो लोग उसे सुनते हैं, वो बेवकूफ है, या फिर मुझे तो सच में यही लगता है कि उन लोगों के अंदर अक्ल नहीं है। थोड़ा इधर उधर करके हम पता कर ले कि सच्चाई क्या है। जो इस गधे को देखते हैं, गधा भी बहुत होशियार होता है। ये दोगला जो है
ध्रुव राठी, इसको जो लोग देखते हैं मुझे समझ में नहीं आता, वो लोग क्या यहाँ से पैदल है क्या? वो थोड़ा बहुत सच इधर उधर देख नहीं सकते? से पैसे दिए गए हैं ये बोलने के लिए कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे देश में, डिक्टेटरशिप चल रहा है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने रिसर्च किया है, जहां तक मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं, मेरे हिसाब से ये पार्टी का सवाल है। अगले पॉइंट में हमारे मिस्टर प्रोपेगेंडा मशीन बताते हैं कि हमारे देश के अंदर से जो मीडिया है उसकी आवाज खत्म कर दी गई है, और फिर उसमें एग्जाम्पल देते हैं रवीश कुमार जी का, एनडीटीवी का। बट ये वहां से ये तो बताते ही नहीं है कि आखिर एनडीटीवी रवीश का बोल रहे। पहली बात तो रवीश को कोई निकाला नहीं है, रवीश ने खुद छोड़ी थी। क्यों छोड़ी थी? क्योंकि जो एनडीटीवी था वो उसने किसी से कर्जा लिया था, और जहाँ से कर्जा लिया था वहाँ पे ना शायद आधे से ज़्यादा शेयर अडानी ग्रुप के थे। तो अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया, क्योंकि वो लोन नहीं चुका पाई तो अडानी ने खरीद लिया। तो अब इसमें अगर ये देखे कि अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया इसलिए उसने छोड़ दी, तो इसमें डिक्टेटरशिप कहाँ से आ गई? उसने खुद ने छोड़ा है ना, खुद ने छोड़ा है, और अपना अच्छा सा यूट्यूब चैनल बना के बैठा है रवीश कुमार। अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा क्यों? एनडीटीवी के जो फाउंडर है प्रणय रॉय, उन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया था 400 करोड़ का अडानी ग्रुप से, और जब ये लोग अडानी से लिए हुए पैसे को वापस करने में असमर्थ हो गए तब अडानी ने एनडीटीवी को अक्वायर किया। मतलब कि इन्होंने कर्ज लिया और कर्ज इन्होंने चुकाया नहीं, तो जो कर्ज नहीं चुकाएगा तो उससे कर्ज देने वाला जो व्यक्ति होगा वो कुछ तो वसूली करेगा। तो अडानी ने एनडीटीवी को अक्वायर कर लिया। अगर आपने अपने जिंदगी में कभी भी किसी को कर्ज दिया है और अगर सामने वाला व्यक्ति आपको वो कर्ज वापस नहीं कर रहा है, जो पैसे उसने आपसे लिए वो वापस नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति के पास जो कुछ भी मौजूद होता है आप उससे ले लेते हो ताकि आपने जो कर्ज दिया है उसकी क्षतिपूर्ति हो सके। अब ये क्या बात हुई कि भाई कोई व्यक्ति किसी को लोन दे, कोई व्यक्ति किसी को कर्ज दे और वो अपना कर्ज भी ना वापस मांगे? आप बैंक में जाते हो, बैंक से लोन लेते हो, जब आप बैंक को पैसे वापस नहीं चुकाते हो तो बैंक क्या करता है? अगर आपने जमीन गिरवी रखी हुई थी तो वो जमीन को बेचकर बैंक उसमें से पैसे निकालता है। अब अगले पॉइंट में ये महाशय कहते हैं कि हमारा जो देश है वो नॉर्थ कोरिया बनने की तरफ बढ़ चुका है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हमारा देश नॉर्थ कोरिया बन चुका है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप मतलब क्या होता है? लगता है कि आप स्कूल गए नहीं हो या फिर आपने डिक्टेटरशिप का जो डिफिनेशन है वो गलत पढ़ लिया है। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाह की जो अपने मर्जी से सब कुछ करे। अगर इंडिया के अंदर डिक्टेटरशिप है तो बीजेपी ने पिछले जितने भी इलेक्शन लड़े हैं उन सबको उन्हें जीत जाना चाहिए था, बट ऐसा हुआ तो नहीं है। कितने सारे इलेक्शन है जो कि बीजेपी हार, हिमाचल में हार गए, कर्नाटका में हार गए, तेलंगाना में हार गए, बंगाल में हार गए, तो मतलब इतनी जगहों पे हारते जा रहे हैं। पंजाब में हार गए, तो क्या दिमाग खराब है क्या? ऐसा क्यों? ऐसे डिक्टेटरशिप फिर तो कोई काम का नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि है ना, मोदी जी ने ये बोला था ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इनको खाने को मिल नहीं रहा है। और जो खा रहे हैं, पहले आज मनमोहन सिंह की सरकार में ईडी ने जो काला धन इकट्ठा किया था वो 4000 करोड़ था, और मोदी जी के काल में जो काला धन इकट्ठा किया है वो 4 लाख करोड़ के भी पार चला गया है। 4 लाख करोड़ के भी पार 10 साल के अंदर, 2014 से लेके अब तक 4 लाख करोड़। कहाँ 4000 करोड़, कहाँ 4 लाख करोड़? अब समझ सकते हैं। इसलिए ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। आ चुके हैं। डिक्टेटरशिप में कोई दूसरा व्यक्ति इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, लेकिन हमने तो देखा है कि भाई ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं जिनका कोई और अंत नहीं है। जो व्यक्ति चाहे वो इलेक्शन लड़ सकता है, पर्ची भरेगा और वो इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा। अगर डिक्टेटरशिप है तो आम आदमी पार्टी कैसे जीत जा रही है पंजाब में? अगर डिक्टेटरशिप है तो बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग स्टेट को कैसे रूल कर रहे हैं? अगर डिक्टेटरशिप है तो सिर्फ बीजेपी के जो लोग हैं वही खड़े होने चाहिए थे इलेक्शन में, बट ऐसा तो है नहीं। इस महाशय के खुद के पार्टी के इतने सारे लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और हार जाते हैं, इनको ढंग से वोट भी नहीं मिल पाता है और अपना जो पैसा है वो भी वो गवा देते हैं। अच्छा, अगले पॉइंट में ये महाशय कहते हैं कि चंडीगढ़ के मेयर के जो इलेक्शन हुए थे उसमें बैलेट पेपर को मैनिपुलेट किया गया था। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं, बैलेट पेपर को मैनिपुलेट किया गया था, तो फिर ये बार बार ये क्यों कहता है कि बैलेट पेपर मैनिपुलेशन होता है? और ये आज से नहीं, बहुत टाइम से होता आ रहा है। जब से बैलेट पेपर थे ना तो उनको मैनिपुलेट कर सकते थे। अभी ये बकलोल जो ध्रुव राठी है तो इसने चंडीगढ़ का तो एग्जाम्पल दे दिया, पर यहाँ बंगाल के पंचायत चुनाव में जिस तरह की मारकाट हुई थी, 15 लोगों को मार दिया था, बैलेट पेपर के बॉक्स को लेके उठा के भाग रहे थे लोग, जला रहे थे, उसका नहीं बताएगा भाई। वहां थोड़ी ना है अपना, वहां तो जो सरकार है उसको तो बचाना है। यहाँ पे एक हुआ, गलत हुआ, एक्शन लेना चाहिए। और यहाँ पे गुस्सा सुप्रीम कोर्ट पे भी आ रहा है। इस सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के केस के लिए सीधा बोल दिया डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। बंगाल में क्या हुआ था भाई, उसके लिए बोलने में क्या मुंह में दही जम जाता है? सब मिले हुए हैं। झूठ फैलाना इनका
ईवीएम को हैक किया जा रहा है और हमें बैलेट पेपर पे स्विच करना चाहिए। जब बैलेट पेपर यूज होता है तो ये कहते हैं कि मैनिपुलेट हो रहा है, जब ईवीएम यूज होता है तो ये कहते हैं कि ईवीएम मैनिपुलेट हो रहा है, ईवीएम को हैक किया हुआ है। लगता है कि ये सच में कभी स्कूल गए ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि ईवीएम काम कैसे करता है। जाओ भाई थोड़ा आर्किटेक्चर पढ़ लेना, उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है उसके बारे में, और उसमें जो कोडिंग की गई है उसके बारे में, और उसका जो बैकअप कोड है उसके बारे में। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज मुझे डीएम कर देना, ऐसे तो तुम करोगे नहीं मुझे पता है, क्योंकि तुमने मुझे ब्लॉक किया हुआ है जगह से। फिर भी चलो दूसरे आईडी से मैसेज कर देना, मैं तुम्हें समझा दूंगा कि कैसे काम करता है। ओह माय मिस्टेक, सॉरी 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 सॉरी, मेरा मिस्टेक, मेरी गलती है। तुम क्यों समझना चाहोगे? जो तुम्हें बोलने के लिए कहा गया है वो तो तुम बोल ही रहे हो, तो तुम मेरी बात क्यों ही सुनोगे? अगले पॉइंट में ये महाशय कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी है वो आर्मी को यूज करके लोगों से वोट मांगते हैं, आर्मी के नाम पे वोट मांगते हैं। अबे तो आर्मी के नाम पे वोट नहीं मांगे तो किस नाम पे मांगे भाई? मुजरा करने वालों के नाम पे वोट मांगेंगे क्या? अगर उनके नाम पे कोई वोट मांग रहा है तो क्या आर्मी को इतना ज्यादा मजबूत किया है मोदी सरकार ने, जितना मतलब 2004 से लेके 2014 तक जब मनमोहन सरकार थी, तो उस सरकार में एक सिंगल कारतूस भी बनने नहीं दिया है भारत के अंदर। और आज देख लो हथियारों की लड़ी लगी हुई है, हथियारों की लड़ी लगी हुई है भारत के पास, नए जो बन रहे हैं। यहाँ पे इतना 5.5 जनरेशन का एक लड़ाकू विमान बन रहा है, और वो भी इतनी जल्दी। एक तेजस को बनाने में 20 साल लगा दिए थे, तेजस को बनाने में 20 भी कहाँ, ज्यादा 20-30 साल लगा दिए थे। और ये एम का इतना जल्दी बन के तैयार होने वाला, आने वाले 2 साल के अंदर शायद इसका फर्स्ट टेस्ट हो जाएगा। एम का एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, इतनी सारी मिसाइलें बन रही है, इतने सारे हथियार बन रहे हैं, सेना को एक वेल डेवलप बना रहे हैं। तो आज किसी की हिम्मत नहीं हो रही आंख उठा के देखने की। चाइना की भी फटती जा रही है अब, क्योंकि हम ताकतवर हो रहे हैं। गलत कर रहा है? हमारे देश के जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं अपने जान की परवाह किए बगैर, और वो ये काम ज्यादा अगर ताकतवर आर्मी को बना दिया है तो क्या बताएंगे नहीं कि भाई हमने आर्मी को एकदम स्ट्रॉन्ग किया है? उसमें क्या प्रॉब्लम है? हम सही से कर पाए, इसलिए आपको वोट करना चाहिए अपने जवानों के नाम पे। और ऐसा कोई व्यक्ति बोल रहा है तो क्या गलत बोल रहा है? अगले पॉइंट में ये महाशय कहते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ खर्च करना चाहती है तो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से उन्हें एक एमपी सीट के लिए सिर्फ 95 लाख तक ही वो खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इस हिसाब से बीजेपी को 437 सीट के लिए 415 करोड़ खर्च करने चाहिए थे, बट उन्होंने 1250 से भी ज्यादा करोड़ खर्च किए हैं। बट यहाँ पे ये महाशय ये नहीं बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के 423 सीटों के लिए वो 800 से भी ज्यादा करोड़ खर्च करते हैं, जबकि उनको खर्च करना चाहिए था करीबन 400 करोड़ के आसपास। बट ये फैक्ट ये आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? मतलब देखना, सिर्फ जो गलत चीज है वो बतानी सिर्फ किसकी है? एक पार्टी की। कांग्रेस ने कितना किया, ये जिसका ये चमचा है, ये ध्रुव राठी, जिसका ये चमचा है अरविंद केजरीवाल का, वो एक छोटा सा कोई काम किया था 6-7 करोड़ का, और उसके सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में, उस 6-7 करोड़ के काम के एडवर्टाइजमेंट में 90 करोड़ के आसपास लगा दिए थे। उसका नहीं बताएंगे। ये कांग्रेस ने इतने 850 करोड़ लगा दिए, 820 करोड़, वो नहीं बताएंगे। भाई पार्टी का सवाल है, पैसे का सवाल है, पैसे मिलते हैं इनसे, तो कहां से करें? बताएंगे क्योंकि पार्टी का सवाल रहा होगा। एक्चुअली में चीजें ऐसी होती है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे फैक्ट मौजूद होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को अपना जो प्रोपेगेंडा फैलाना होता है वो सिलेक्टिवली उस फैक्ट को पिक करता है और उसी फैक्ट को अपने वीडियो में इंक्लूड करता है, क्योंकि उसे फाइनल जो आउटकम देना है अपने वीडियो का, जो प्रोपेगेंडा उसे फैलाना है उसके हिसाब से ही वो फैक्ट को चूज करेगा। अगर वो सारे फैक्ट को चूज करेगा तो जो प्रोपेगेंडा वो फैलाना चाहता है या जिस वीडियो का आउटकम जो वो निकालना चाहता है, जो लोगों के दिमाग में वो फीड करना चाहता है, वो हो नहीं पाएगा, और इसलिए सिलेक्टिव फैक्ट्स उठाए जाते हैं। अच्छा, अगले पॉइंट में ये महाशय कहते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अपोजिशन वाले पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई को लगा दिया जाता है, और ईडी और सीबीआई वाले उनको हरास करते हैं, उनको परेशान करते हैं, जानबूझकर उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है कि आपके जो मास्टर है ना, वो मास्टर ही इतने सारे जो मैंने बताया कि 4 लाख करोड़ के आसपास 10 साल में रिकवर किए हैं, तो वो कहां से आए? वो जिस किसी के पास भी थे तो हरेस करना हो गया, उनसे काला धन निकाल रहे हैं तो हरेस करना हो गया। जिनके पास है काला धन उन्हीं के पास ही तो ईडी जा रही है। आज अरविंद केजरीवाल के इतने वो मनीष सिसोदिया, तो सत्येंद्र जैन, तो संजय सिंह, तो ये जेल में पड़े, इनको बेल तक नहीं मिल रही है। कुछ है ना, इनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए हैं ना, तभी तो बेल नहीं मिल रही। घोटाले किए हैं ना इन लोगों ने।
खुद कई बार कह चुका है कि मेरे पीछे ईडी लगा के दिखाओ, मुझे जेल भेज कर दिखाओ। तुम मुझे जेल भेज नहीं पाओगे क्योंकि मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अब जब ईडी और सीबीआई को उनके खिलाफ प्रूफ मिल जाता है, कोई सबूत मिल जाता है, उनके पीछे लगती है, उनको समन भेज जाते हैं उनका जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो इसके जो आका है वो हर इस समन को डॉज करते चलते हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरे पीछे ईडी लगाई जा रही है, मेरे पीछे सीबीआई लगाई जा रही है। खुद कहते हैं कि अगर मैंने कोई गलती किया है, मैंने कुछ भी करप्शन किया है, स्कैम किया है, तो मुझे जेल भेज दो। अरे तो करप्शन अगर किसी का कुछ सामने आ रहा है या ईडी या सीबीआई के पास कुछ इनपुट आया है तो वो इंट्रोगेशन तो करेगा ना, बातचीत तो करेगा, स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड करेगा। अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया तो आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओ। बच्चों की कसम खा के बोला था कि बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। 50 करोड़ के ऊपर का महल बनाया है उसने, है 50 करोड़ के ऊपर का महल अरविंद केजरीवाल ने। गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, सिक्योरिटी रहती है। बच्चों की कसम खा के, मतलब बेशरमी की हद होती है। बाहर आ जाओ। जहां तक बात है सीबीआई और ईडी की, तो जो भी पार्टी रूलिंग रही है उसने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया ही है, और जिसके हाथ में पावर होती है वो कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल उसका करता ही है। तब तक कर पाता है जब तक कि सामने वाले के खिलाफ उसके पास कुछ गलत चीजें ना हो, बट वो भी एक लिमिट तक होता है। अगर आपने कुछ गलती नहीं किया है तो सीबीआई और ईडी क्या ही कर लेंगे, लास्ट में उनको घूम फिर कर कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहां पे जो एक्यूजेशंस लगाए जाएंगे उसको प्रूव करना पड़ेगा। नहीं प्रूव कर पाएंगे तो उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो अगर आपको लगता है कि आपके पीछे जानबूझकर सीबीआई और ईडी वाले लगाए गए हैं तो आप जाइए, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए और कोर्ट में जाके आप प्रूफ कर दीजिए कि भाई जो एक्यूजेशंस आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सब गलत है। आप कॉमन मैन तो हो नहीं कि कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा। आप तो वीआईपी हो, आप तो नेता हो, आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट आपकी बात तुरंत सुनेगी। बट नहीं, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। हमें तो सिर्फ ये हंगामा करना है कि सीबीआई और ईडी को हमारे पीछे लगाया गया है। ये नहीं बताएंगे कि जो एक्यूजेशंस लगाए जा रहे हैं वो गलत है या उसके खिलाफ वो प्रूफ देंगे। और ये महाशय ये भी कहते हैं कि जो लोग बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं उनके ऊपर से जो केसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ठीक है भाई, आप एग्जाम्पल दे दो, बता दो कि ऐसे कौन से केसेस है, बता दो कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि पहले किसी और पार्टी में थे और उनके पीछे ईडी और सीबीआई वाले लगे हुए थे। जब वो पार्टी को छोड़ देते हैं, वापस बीजेपी में आ जाते हैं, तो फिर उनके ऊपर से वो सारे जो केस होते हैं, जो मामले होते हैं, वो खत्म कर दिए जाते हैं। बता दीजिए, आप ही दे दीजिए एग्जांपल। तो इस तरीके से प्रोपेगेंडा फीड किया जा रहा है, सिलेक्टिव तरीके से फैक्ट्स को उठाए जा रहे हैं और प्रोपेगेंडा मशीन के अंदर डाल के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। बाकी इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च वीडियो मैं लेकर आऊंगा बहुत जल्द, और यह जो वीडियो आएगा ना वो आएगा हमारे दूसरे चैनल पे। तक मैं आपसे यही कह सकता हूं कि जब भी कोई आपके सामने मैनिपुलेट करने की कोशिश करे आपको, तो जो फैक्ट्स वो देना उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। और लास्ट में वीडियो खत्म करने से पहले एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर किसी को लगता है कि हमारे देश के अंदर तानाशाह बढ़ रहा है, हमारे देश के अंदर डिक्टेटरशिप आ रहा है, बस यही है कि ना ये जो ऐसे लोगों को जो देखते हैं तो इनको थोड़ा चेक करना चाहिए कि चल क्या रहा है। हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है, बस चेक नहीं करते और जो वो लोग बोलते हैं बस ख्याली पुला पका के अपने अंदर मान लेते हैं कि भाई ये जो उसने कहा वो सच है। अरे सच तो देखो, इधर उधर गर्दन घुमा के सच तो देखो। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा सीट जीत रही है या बहुत ज्यादा इलेक्शन जीत रहा है, तो उसको एक बार वापस से डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेना चाहिए। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। लोकतंत्र का मतलब यह है कि लोगों के द्वारा चुना हुआ। और अगर पूरे देश के लोग अगर एक ही व्यक्ति को चुनना चाहते हैं या किसी सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को चुनना चाहते हैं, वो इरिगार्डलेस ऑफ कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुन सकते हैं, तो वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कैसे जा रहा है? लोग खुद चुनकर भेज रहे हैं ना। वो बात अलग है कि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है तब उस समय की बात कुछ और है, लेकिन जब लोग खुद सिलेक्ट करके अपने लोगों को चुन रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को वोट देकर उनको जिता रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि भाई वो व्यक्ति कुछ तो ऐसा कर रहा है जो कि लोगों को पसंद आ रहा है। वो व्यक्ति कुछ तो ऐसा अच्छा काम कर रहा है जो कि लोग चाहते हैं कि वो करे और अपने अगले टेन्योर में भी करे। तो चलो वीडियो खत्म हो गया। बात यह है कि है ना, मोदी ने इतने सारे काम किए अच्छे। जो राजीव गांधी ने एक बात बोली थी कि अगर हम 1 रुपये भेजते हैं तो उसका 15 पैसा ही लोगों तक पहुंच पाता है। पर मोदी ने सबसे पहले आते ही जनधन योजना के तहत हर एक लोगों को अकाउंट खुलवाए थे, बैंक अकाउंट, ताकि अगर पैसा भेजे तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाए, ना कि बीच में कोई धांधली करे। और इसी वजह से जितनी भी योजनाएं इससे पहले चल रही थी मोदी सरकार से पहले, तो उन योजनाओं में कम से कम 10 करोड़ लाभार्थी तो ऐसे थे जिनका कोई अत्ता पता ही नहीं था, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। मतलब जो बीच में लोग होते थे ना, वो फेक अकाउंट, मतलब फेक लोगों के पेपर बना के उनके नाम पर उन योजनाओं के पैसे खाते थे। 10 करोड़ ऐसे लाभार्थियों के फेक लाभार्थियों के पेपर मिले हैं जिनको खत्म किया गया। 10 करोड़ किसको बोलते हैं? अब इतनी सारी योजनाओं में 10 करोड़ लोगों को जो जा रहा है वो फेक लोग थे, वो फेक पेपर थे, और उनका जो फायदा उठाने वाले थे वो चंद लोग थे। मतलब आप समझ रहे हो किस तरह की घोटालेबाजी, किस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा था। उस सबको एक ही झटके में ये बैंक अकाउंट खुलवा के खत्म कर दिया। आज के टाइम में जितनी भी योजनाएं चल रही है, सबका पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है
डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाता है और बस लोग उसका स्कीम का फायदा उठाते हैं। किसी का भी बीच में पैसा खाया नहीं जाता। इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है विपक्ष को, और विपक्ष झूठ फैला के मोदी के जो ग्राफ ऊपर जा रहा है वो उसको खत्म करना चाहते हैं। पर लोगों को तो पता है ना, जो इन स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं उनको तो पता है कि हाँ भाई सामने वाला आदमी सच्चा है। तो डिक्टेटरशिप नाम क्या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। डिक्टेटरशिप होती ना तो ये जो कांग्रेसी लोग और ये जो तमिलनाडु का जो स्टालिन का बेटा है, ये जिस तरह से हिंदुत्व को गाली दे रहे थे, हिंदू धर्म को गाली दे रहे थे, पता नहीं क्या क्या डेंगू मलेरिया बोल रहे थे, उनको तो लात मार के खींच के जेल में डाल देना चाहिए था। पर नहीं, हमें लड़ना है तो सही तरीके से लड़ना है। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।